सुरक्षा अधिकारी और पुलिस, ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण जीएस का टॉपिक है जिसे हम कहते हैं साइंस में आता है मापक यंत्र। ठीक, क्या होता है मापक यंत्र। तो उन मापक यंत्र की हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण रूप से। देखिएगा मापक यंत्र और इन मापक यंत्र से जो अगल बगल के स्टेटिस्टिकल क्वेश्चन बनते हैं उनका भी विश्लेषण कर दिया जाएगा। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो मत समझिएगा, रखने के लिए आप सुनिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो देखिए पहला नाम है आर्डिनोमीटर। आपने बचपन सुना होगा कि आर्डिनोमीटर का प्रयोग क्या क्या होता है। ठीक है, आर्डिनोमीटर से किया क्या जाता है, इधर यंत्र लिखे हैं, इधर उनके कार्य लिखे हैं। ठीक है, तो साइड फॉर्म में लिखे हुए हैं, समझ जाएंगे। आर्डिनोमीटर से क्या होता है, आर्डिनो आप जानते हैं आर्डिनो क्या होता है, ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, ध्वनि सुनाई देती है। आर्डिनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। इंपॉर्टेंट, आर्डिनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, अब यही से आर्डिनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अब ध्वनि से कुछ सवाल बनते हैं, देख लीजिए ध्वनि से और कुछ सवाल कौन कौन बनते हैं। कहीं कहीं आपसे पूछ लेता है ध्वनि की तीव्रता से जुड़ी, कहेगा बताइए साधारण बातचीत क्या है, साधारण बातचीत जो होती है, साधारण बातचीत में कितने डेसिबल की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, ये 30 से 40 डेसिबल के बीच का जो परास होता है उसे हम क्या कहते हैं, साधारण बातचीत में प्रयोग करते हैं। यानी हम आप सभी साधारण बातचीत में प्रयोग करते हैं, इसमें कितनी डेसिबल की ध्वनि होती है, ध्यान रखेंगे 30 से 40 डेसिबल। ठीक है, ये भी जो भी बातें हैं ये संयुक्त राष्ट्र के यानी WHO के अनुसार है। ठीक है, इस बात को समझ जाएंगे। अगला है जोर से बातचीत कितनी होती है, यानी शोरगुल वाली एक प्रकार से कह सकते हैं। तो ये है 50 से 60 डेसिबल। कितना, 50 से 60 डेसिबल, यानी ये साधारण है और ये तेज बातचीत। इस बात को समझ जाओगे। अब इसके ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 60 डेसिबल के जो ऊपर होती है वो और तीव्रता में यानी साधारण से अपर लेवल हो जाता है, अर्थात वो ज्यादा ही शोरगुल होता है। ये शोरगुल का नहीं है, इसके ऊपर का जो है वो ज्यादा ही हाइपर लेवल की ध्वनि हो जाती है, समझ जाएंगे। यानी साधारण देखा जाए साधारणतः हमारे आप सबके लिए नुकसानदेह नहीं है 60 डेसिबल तक की ध्वनि, समझ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। और पूछ लेता है आपसे कि बताइए जो ट्रक ट्रैक्टर इनकी शक्ति जो ध्वनि होती है ये कितनी होती है, ये सब 90 डेसिबल से ऊपर होता है। ठीक है, जितने भी आपके लोडर वाहन होते हैं 90 डेसिबल से ऊपर होता है। और कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है जो फाइटर प्लेन है इनकी ध्वनि क्या होती है, फाइटर प्लेन 140 डेसिबल से अधिक की होती है। जहां जहां पर आप समझ सकते हैं फाइटर प्लेन अगर उड़े तो देखिएगा कैसी ध्वनि पैदा होती है, आप बात को समझते होंगे, समझ जाएंगे। आपसे कहीं पूछा जाए जो फाइटर प्लेन है इनकी स्पीड कैसे मापते हैं, तो इसके लिए हम मैक नंबर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, मैक नंबर का प्रयोग करते हैं, यानी मैक संख्या, मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। ये कैसे, ये क्या होता है, ध्वनि की स्पीड से तेज जो चलता है उसे मैक संख्या कहते हैं। ध्वनि की स्पीड क्या होती है, साधारणतया 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, समझ जाएंगे। यानी कि वे चीजें जो 332 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा की स्पीड चलती हैं उनके गति को हम मैक नंबर में नापते हैं। इसमें मैक नंबर है, तो मैक नंबर समझ में आया क्या होता है कि इससे ऊपर और इससे ऊपर जो होता है उसे हम मैक नंबर कहते हैं। अब इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है सुपरसोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक। ठीक, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक गति कौन होती है, सुपरसोनिक गति 1 मैक से लेकर 5 मैक के स्पीड के जो 5 मैक के बीच जो ध्वनि होती है यानी स्पीड होती है इससे जो चलता है, 1 मैक से लेकर 5 मैक के बीच की जो स्पीड होती है इससे जो चीजें चलती हैं इस गति से वे सब सुपरसोनिक कहलाती हैं। और जो 5 मैक से भी अधिक होती हैं उन्हें हाइपरसोनिक कहते हैं। समझ में आई बात, ना समझ में आए तो 332 इंटू 5, ठीक है 5, इसमें 20 की
स्पीड से जो चलेंगे मीटर पर सेकंड में, वो सभी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, इससे अधिक यानी 5 की जगह 6 हो जाएगा, 5 से अधिक। समझ जाओगे ना? तो ये उम्मीद करते समझ में आया होगा। जो फाइटर प्लेन होते हैं मीटर क्या है मापा जाता है, तो मैक नंबर में। समझ जाएंगे ना? मिसाइलें मैक नंबर समझ जाएंगे आप लोग। एक सवाल अक्सर आता है, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की फुसफुसाहट, कहीं पेड़ होता हुआ देखिए पत्ती सरसराहट आवाज आती है, वो कितनी डेसिबल की होती है? तो वो 10 से 20 डेसिबल की होती है। इस बात को समझ जाएंगे, ठीक है? आइए यहीं से इन बातों को समझ जाएंगे, ठीक है? ध्वनि के परास को देखा जाए तो हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है? कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? एक होती है अपसर्ग तरंगे, क्या? अपसर्ग तरंगे, ठीक है? एक होती है श्रव्य तरंगे, एक होती है पराश्रव्य तरंगे, क्या? पराश्रव्य। अपसर्ग तरंगे वे होती हैं जो 20 Hz कहे तो हर्ट्ज, ठीक है, आवृत्ति का हर्ट्ज होती है। इससे नीचे की जो ध्वनियां होती हैं वो अपश्रव्य तरंगे कहलाती है, क्या? अपश्रव्य। अपश्रव्य तरंगे 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz यानी हर्ट्ज तक की जो 20 ध्वनियां होती हैं इन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं। और पराश्रव्य 20,000 Hz से अधिक की जो होती है उन्हें हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक? समझ? सवाल आता है, अपश्रव्य कौन सुनता है? अपश्रव्य तरंगे जो सुनने वाले प्राणी होते हैं, जैसे चूहा आता है, ठीक है? चूहा आता है, कुत्ते आते हैं, कबूतर आते हैं। इनसे इतना ध्यान देना, जिन्हें भगवान का दूत के नाम से गांव में जानते हैं, वे सभी हो जाएंगे। अपश्रव्य में जैसे आपकी भूकंपी तरंगे आती हैं। कौन सी? भूकंपी तरंगे। भूकंपी तरंगे जब भूकंप आने वाला होता है तो सबसे पहले कहते हैं कि अगर चूहा और कुत्ते गांव छोड़ने लगे समझ जाइए जो भूकंप आने वाला है। समझ जाएंगे? तो ये तरंगे कौन सी होती हैं? अपश्रव्य तरंगे। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की, प्राथमिक, सेकेंडरी और लान, यानी PSL, ठीक है? जो एल तरंगे इनकी खोज, ठीक है, LOB यानी लव नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस तरंगों को लव तरंगे भी कहते हैं। पेपर में आयत गड़बड़ ना करना, ठीक है, कि लव तरंगे क्या होती है। समझ जाएंगे? ये अब श्रव्य तरंगे सभी पूछता है, ये मानव कौन सुनता है? तो मानव है, जानवर है, ये सब क्या? ये श्रव्य तरंगे सुनते हैं। समझ जाएंगे ना? और पराश्रव्य तरंगे भी सुनते हैं, जो महत्वपूर्ण रूप से जैसे आपका चमगादड़ आता है, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे, ठीक है? अक्सर सवाल आता है चमगादड़ जब होता है अपने शिकार को कैसे पकड़ता है? तो पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से वो पराश्रव्य तरंगे छोड़ता है और वो आगे आगे जाती है और जाकर के अगर किसी से टकरा जाती है समझ जाता है आगे अवरोध है, तो उसे दिखाई देता नहीं है, ठीक है? इस बात को समझ जाएंगे। और शिकार से टकरा जाता है, समझ जाता है आगे शिकार है, जाकर अटैक कर देता है। इस बात को समझ जाएंगे, लग जाएगा ये बातें। अब ज्यादा डिटेल में फिर करें। ऑडियोमीटर क्या नापेंगे? ध्वनि की तीव्रता, लग जाएगा। अगला ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या नापेंगे? ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापा जाता है। ये जो वाहन है, जैसे बाइक होती है इसमें मीटर लगा होता है, आप देखते होंगे, ठीक है? तो उसमें मीटर के अंदर 2 बातें होती हैं, एक गति बताता है और एक अंदर जो किलोमीटर बताता है। इसको ध्यान देंगे। तो ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है, कितनी दूरी चला, ठीक है? और टोपोमीटर से घूर्णन की संख्या मापता है, ठीक है? इस बात को समझ जाएंगे। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है, कितना ऊंचा है इसका मापने के लिए अल्टीमीटर होता है, ठीक है? लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, किसी प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता कहाँ से मापते हैं? तो लक्सीमीटर से। इस बात को समझ जाएंगे। प्रकाश की तीव्रता की कभी सवाल आपसे बेसिक पूछ लेता है, प्रकाश की तीव्रता यानी प्रकाश का सबसे लंबा सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ठीक? दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? एक बात समझ लो, दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्सेक, क्या? पार्सेक होता है।
तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? सीधे सीधे सवाल आता है, प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो प्रकाश वर्ष ये प्रकाश की इकाई नहीं है, ये दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है किसी प्रकाश के किरण यानी प्रकाश की किसी किरण के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसी प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझ जाएंगे। और लेंथ की सबसे छोटी इकाई क्या है? हर्मी है। क्या है? हर्मी। ठीक है, इसकी और चर्चा बाद में करेंगे। लग जाएगा। ये प्रकाश की तीव्रता कहाँ से मापेंगे? लक्सीमीटर से। समझ जाएंगे। अगला लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से क्या होता है? लेक्टोमीटर से ध्वनि क्या लिखा है? दूध की सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। ठीक है, तीसरे सवाल आता है दूध की शुद्धता कहाँ से मापा जाता है? लेक्टोमीटर से। और दूध की शुद्धता मापते हैं तो क्या देखते हैं? तो दूध में घनत्व देखते हैं। क्या देखते हैं? घनत्व। और घनत्व क्या है आप सब जानते हैं। ठीक है, घनत्व क्या है आप जानते होंगे। तो लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता में भी क्या? उसमें घनत्व देखा जाता है। लग जाएगा। लैक्टोमीटर समझ जाएंगे। दूध में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु पाया जाता है। ये समझ जाओगे जो इसको क्या करता है? दूध से दही में परिवर्तित करने का काम करता है। समझ जाएंगे। अगला दूध का रंग पीला किसके कारण होता है आप बताएंगे। अगला हाइग्रोमीटर है और हाइड्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर इसमें वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। क्या? वायुमंडल में आर्द्रता मापा जाता है। तो देखो हाइग्रो, यहां से हाइग्रो, ठीक है, और यहाँ पर आर्द्रता समझ जाएंगे, याद रखना। और यहाँ है हाइड्रो। हाइड्रो यहाँ पर ड्रा है, ये ड्रा है। और ड्रा से याद रखना डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। ठीक है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं और हाइड्रोमीटर से डेंसिटी अर्थात सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। समझ जाएंगे। वायुमंडलीय लग जाना चाहिए। मैनोमीटर से गैसीय दाब मापते हैं। मैनोमीटर से गैसीय दाब मापते हैं। ये जान लीजिएगा। गैस भराते कौन लेकर आता है? मैन लेकर के आते हैं। मैन माने आप नहीं समझे, मैनोमीटर याद है। अगला एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। यानी एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? वायु की गति, यानी जो वायु है कितनी स्पीड से चल रही है। समझ जाएंगे। जैसे कहते हैं 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो फिर आगे बात करेंगे। एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं। समझ जाएंगे ना। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अच्छा, अगला है विंड वेन। विंड वेन से वायु की दिशा मापते हैं। मैं जो है एनीमोमीटर से वायु की गति मापते हैं और विंड वेन से वायु यानी हवा किस दिशा में चल रही है वह दिशा मापते हैं। समझ जाएंगे ना। विंड वेन से वायु की दिशा और एनीमोमीटर से वायु की गति। ठीक है, अगला है अमीटर। अमीटर से क्या मापते हैं? अमीटर से इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे तीन बातें हैं। एक है गैल्वेनोमीटर, एक है अमीटर, एक है वोल्टमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि करंट आ रही या नहीं इसकी जानकारी करता है। ठीक है, एमीटर से करंट आ रही तो कितनी आ रही वो जानकारी करता है आमीटर। ठीक है, यानी कितने एम्पियर की आ रही है। और वोल्टमीटर की विशेषता है कि वोल्टमीटर जो करंट आ रही कितने वोल्ट की आ रही है अर्थात विभवांतर मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, प्रति एकांक समय में किसी परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वोल्ट कहलाती है। समझ जाओगे ना, इस बात को समझ जाएंगे। बी बराबर क्या होता है? आई आर। बी बराबर होता है आई आर। ठीक है, इसे ओम लॉ कहते हैं। ठीक है, इसे ओम के द्वारा दिया गया था तो समझ जाएंगे ओम लॉ कहते हैं। बी बराबर आई आर, जिनमें से आई क्या होता है? करंट, आर क्या होता है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। आपसे सवाल है, जब किन्हीं दो तारों को या परिपथों को एक साथ रखा जाए और दोनों समान धात के बने हों, इस बात को ध्यान देंगे। अगर एक को खींचकर लंबा कर दिया जाए और दूसरे को वैसा ही रहने दिया जाए तो किसमें प्रतिरोध बढ़ेगा, किसमें प्रतिरोध घटेगा? ठीक है, आप बताएंगे। तो
कट जाएगा। अगला देखिए सिस्मोग्राफ, मेन रखिएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं, ठीक है, याद रखना। थर्मामीटर से, थर्मामीटर से क्या नापते हैं, तो थर्मामीटर से आप ताप नापते हैं, 24 डिग्री से होती है इसमें कि फारेनहाइट में, तो समझ जाएंगे फारेनहाइट और थर्म जो है डिग्री सेल्सियस दोनों अलग अलग होते हैं, तो समझ जाना। थर्मामीटर से एक सवाल यहाँ बनता है कि हम अति ठंडे प्रदेशों में ताप मापने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग करते हैं, तो थर्मामीटर में ऐसे पारा भरा रहता है सामान्यतः, लेकिन बहुत ठंडे प्रदेशों में पारे जगह पर एल्कोहल भरते हैं, ठीक है, समझ जाएंगे क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि पारा एक धातु है, वो भी कैसी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली है ना, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है आप बताएंगे। अगला है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप इसे कहते हैं गांव में आला, ठीक है, इससे हृदय की ध्वनि सुनी जाती है, हृदय की ध्वनि सुनी जाती है, और हृदय की ध्वनि इसमें कौन होती है, इसमें अपश्रव्य तरंगे होती है, कैसी अपश्रव्य, इसको याद रखेंगे। तो हृदय की ध्वनि क्या जाता है, तो हो जाएगा स्टेथोस्कोप यानी आला से, ठीक है। अगला है स्टिग्नो मैनोमीटर, स्टिग्नो मैनोमीटर, आप सुनिए मैनोमीटर से क्या मापते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मैनोमीटर से गैसीय दाब मापते हैं, ठीक, गैसीय दाब मापते हैं, दाब क्या कहते हैं प्रेशर, और इसमें स्टेग्नो लग जाए, स्टेग्नो मैनोमीटर से रक्तचाप मापते हैं, क्या रक्तचाप, समझ जाएंगे। अगला हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई, क्या मापते हैं, हाइड्रोमीटर से समुद्री गहराई, सीधे सवाल, समुद्री गहराई का है नापते हैं हाइड्रोमीटर से, यानी समुद्र में कितनी गहराई पर कोई वस्तु है, ठीक है, इसको जानने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, और गहराई कितनी है इसके लिए यूनिट जो होती है उसे हम कहते हैं फैथम, तो समुद्री गहराई किस मात्रक में नापी जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा फैथम, ठीक है, और यंत्र का नाम पूछा जाए तो हाइड्रोमीटर। उसी तरह समुद्री दूरी का नापते हैं नॉटिकल मील में, क्या में नॉटिकल मील में, और मील स्थलीय दूरी मापते हैं, एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है, और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 यानी 1.852 किलोमीटर, समझ जाएंगे, और एक फैथम बराबर होता है 1.82, ठीक है, किलोमीटर, इस बात को समझ जाओगे। अगला है पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ का मतलब होता है समुद्र में डूबी हुई जो वस्तुएं होती हैं उनको पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, ठीक है, साउंड डिटेक्शन एंड रैंकिंग, ठीक है, सोनार एक यंत्र होता है जिससे हम प्रयोग करते हैं, जो कौन से तरंगे छोड़ता है, ठीक है, तो उनमें से आप बताएंगे कौन से तरंगे छोड़ता है, अभी हम इसको बता चुके हैं चमगादड़ वाले में, ठीक है, वो टकरा कर लौट के आती है, समझ में आ जाता है कि कितनी गहराई पर कौन सी वस्तु है, ठीक है। अगला पॉलीग्राफ से झूठ बोलने का पता लगाया जाता है, सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है ये सब बोल रहा है। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति मापा जाता है, आप कभी देखे होंगे हॉस्पिटल में जब बीमार होते हैं तो इस प्रकार से चला करता है बहुत तेजी तेजी, ये क्या होता है, ये हृदय की गति को बताता है, वही है कार्डियोग्राफ, ठीक, जो इसका रिजल्ट आता है। अगला क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर से क्या होता है, समुद्री जहाजों में हम टाइम का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्रोनोमीटर। अगला है बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या होता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, क्या वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। याद रखना कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक ऊपर चला जाए आंधी या तूफान आने की संभावना होती है, क्योंकि आंधी या तूफान आने की संभावना होती है, इस बात को समझ जाएंगे, उम्मीद करते ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसका अगला पार्ट अगले भाग में